बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान आजमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज 13 जून और दिन है पीर का। व्यूअर्स, दो खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, खान साहब कहते हैं कि मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है और ऐसी सिचुएशन के अंदर शायद हमें मुश्किल फैसले करने पड़े और पाकिस्तान की सलामती पर भी समझौता हो सकता है। और उन्होंने क्या कहा, ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को एक बार फिर पैगाम दिया गया। ये पैगाम क्या है, जो मईशत से जुड़ा हुआ था, पाकिस्तान की सियासत से जुड़ा हुआ था। व्यूअर्स, इंपॉर्टेंट हुकूमत आती है और खान साहब की हुकूमत को घर भेजा गया। अब रूस से सबसे बड़ी गवाही आई किन हालात के अंदर खान साहब की हुकूमत को भेजा और इसकी बुनियादी वजह क्या बनी। आज रूस के अंदर से जो आवाज उठी है, इसे भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें, खान साहब का इंटरव्यू आज पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर नशर हुआ और उन्होंने कुछ नई बातें कही हैं। खान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हमेशा धांधली के जरिए इलेक्शन के अंदर जीतती है और धांधली के बगैर इलेक्शन का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा, मुल्क के अंदर जो इलेक्शन रिफॉर्म्स की गई, बुनियादी तौर पर ये रास्ता रोकना था, उस शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जो रिफॉर्म्स की गई, इसका रास्ता रोकना है। खान साहब ने पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी बसते हैं, उन्हें उनका वोट का हक दिया और पाकिस्तान के अंदर जो वोट की हिफाजत की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है, ये किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदा किया। लेकिन किसी सूरत भी ये पाकिस्तान की सियासी जमातों को ये बात पसंद नहीं आई और वो ये समझते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के नाम पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के नाम पर शायद धांधली करने जा रहे थे खान साहब। और क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोट कास्ट किया जाएगा तो फिर रास्ता रुक जाता है। उस रेगिंग का जो तरीकाकार नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें हमेशा से अपनाती रही। आपको ये भी याद रखना होगा कि खान साहब ने इससे पहले भी जो उनकी स्ट्रगल थी, वो कहते रहे कि 4 हलकों को खोल दिया जाए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि धांधली हुई है और धांधली की वजह से ये हुकूमतें जो हैं वो बनी हैं। और इस बार भी उन्होंने जब हुकूमत में आए तो उन्होंने कौम से एक वादा किया और वादा ये था कि वो पाकिस्तान के इंतखाबात को शफाफ बनाएंगे। और इसका बुनियादी तरीकाकार ये है कि अगर आप मुल्क के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिस्टम ले आते, जो इसे खत्म कर दिया गया, तो शायद ये काम मुमकिन था। लेकिन अब ये काम इतना आसान नहीं होगा। व्यूअर्स, आपको ही बताते चलें, खान साहब ने अपने इस इंटरव्यू में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही, वो ये कहते हैं कि मुझे खौफ है कि मुल्क एक ऐसी स्टेज पर ना चला जाए जहां हमें मुल्क की सलामती के बहुत सारे मामला पर समझौता करना पड़े। दुनिया ने देखा उन तमाम ममालिक के हालात को, जब आपकी सालिमियत को खतरा हो, जब आपका दिफा कमजोर हो जाए, तो इसके साथ सालिमियत भी दाव पर लग जाती है। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, मईशत खोखली हो जाए, बैंक खाली हो जाए, आवाम भूखी सड़कों पर आ जाए, तो फिर आप किस तरह मुश्किल फैसले करेंगे। आप मुश्किल नहीं बल्कि बहुत मुश्किल फैसले करेंगे। मुश्किल फैसले नहीं सिर्फ कर सकते, आपको बहुत मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं मईशत के हवाले से, मुल्क की सालमियत के हवाले से। और आप फिर एक ऐसी कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में चले जाते हैं जिसके अंदर ताकतवर आपसे वो तमाम फैसले करवाता है जो आप आम हालात में नहीं करते, क्योंकि सबसे पहले आपके आगे आपके मुल्क की आवाम होती है, मुल्क की सालमियत होती है। और अब पाकिस्तान की मईशत जिस दुराए पे खड़ी है, इससे पहले भी खान साहब मुतादिद दफा कह चुके, अब उन्होंने दोबारा ये बात दोहराई है कि शायद कोई ये बात सुन ले और वो तमाम काम जो इस हुकूमत के जरिए करवाए जा रहे हैं, वो तमाम काम ये जो हुकूमत कर रही है, और हर एक गुजरते दिन को जब वो खत्म होता है तो ये शुक्र अदा करते हैं कि आज हुकूमत में एक और दिन पूरा हुआ। यानी मुल्क और कौम की तरक्की की बात नहीं है, सिर्फ अपना वक्त पूरा किया जा रहा है। दुनिया ने उन ममालिक की हालत देखी, यूक्रेन की मिसाल सबके सामने है, मुतादिद दफा इसकी मिसाल खान साहब खुद भी दे चुके। हमने भी आपको बताया कि किस तरह जब आपसे आपके हथियार ले लिए गए तो फिर आपको वल्नरेबल छोड़ दिया गया और फिर फैसले आपकी मर्जी से नहीं होंगे, फिर ताकतवर की मर्जी से फैसले होंगे। हाकिम जो आलमी हाकिम होगा फिर उसकी मर्जी से फैसले होंगे। आपकी अपनी सॉवरेनिटी दांव पर लग जाए
तो फिर आप फैसले अपनी आवाम की मर्जी से नहीं करेंगे, फिर किसी और की मर्जी से करेंगे। खान साहब ने ये बात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बहुत पहले बता दी और आज फिर उन्होंने इसका जिक्र किया। खान साहब ये कहते हैं कि मुझे खौफ है कि मुल्क बहुत नीचे चला जाएगा, मुझे खौफ है कि मुल्क श्रीलंका की तरफ ना चला जाए, मुझे खौफ है कि मुल्क एक ऐसी स्टेज पर चला जाए जहां हमें मुल्क की सलामती के लिए बहुत सारे मामलात पर समझौता करना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जिसमें वो खबरदार कर रहे हैं कि मुल्क इंतहाई बुरी स्टेज पर जा रहा है और तमाम स्टेक होल्डर्स खामोश क्यों हैं। मैंने अपने पिछले 2 प्रोग्राम्स के अंदर आपके सामने हकायक रखे कि इस वक्त ताकतवर हल्के भी सोच रहे हैं कि मुल्क की मईशत को किस तरह बेहतर बनाया जा सके। जो टास्क मौजूदा हुकूमत को दिया था और वो टास्क इनसे उस तरह पूरा नहीं हो पाया। मुल्क के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, आम आदमी पर इसका बोझ पड़ रहा है, महंगाई में मजीद इजाफा होगा और आवाम सड़कों पर आएगी। ये बात आज लिख लें, क्योंकि लोगों के लिए, आम आदमी के लिए अपनी जिंदगी को गुजारना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। फिर वो ये भी कहते हैं कि मगरिब के साथ बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं। मुल्क का वज़ीर आज़म एक सफीर के मुंह में केक डाल रहा है। बूट पॉलिश करने के मुल्क मुस्लिम लीग नून वाले हामी हैं, मगरिब वाले चोरों को मुल्क पर मुसल्लत कर देते हैं। प्लान करके मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया गया। खान साहब ने इससे पहले भी ये बात बहुत दफा कही है और खान साहब की इन बातों को कुछ लोगों ने संजीदा नहीं लिया। खान साहब कहते रहे कि अगर आपने गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया तो इसके नतीजे आपको फौरी मिलना शुरू हो जाएंगे और वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं होंगे। एक हुकूमत को तो आप गिरा देंगे और चली जाएगी। जो साजिश हुई इसका रास्ता नहीं रोका बल्कि उस साजिश को होने दिया, तो इसके नतीजे आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान की अवाम कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करेगी, व्यूअर्स याद रखिएगा। और जरूर सवाल करेगी तारीख भी कि जब मुल्क के अंदर एक हुकूमत को खत्म किया गया तो कुछ लोग क्या कर रहे थे। और फिर कौमी सलामती कमेटी का भी जिक्र खान साहब मुतादिद दफा कर चुके और जिस मरासले का हवाला दिया गया उसकी हकीकत भी पूरी कौम के सामने आया होगी, लेकिन इसके बावजूद रास्ता नहीं रोका गया उस साजिश का। खान साहब ये भी कहते हैं कि किसी की गुलामी कभी करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लोगों ने पैसे मांगकर शर्मिंदगी होगी। अमेरिका के आगे जो लेट जाए वो उसे मजीद दबाता है। मैं किसी की नौकरी नहीं करूंगा। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ईरान को अमेरिका ने किस किस्म की धमकियां दी, पाबंदियां, अपने प्रोग्राम को बंद कर दो, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के आगे ईरान ने कभी भी घुटने नहीं टेके। आजाद फॉरेन पॉलिसीज व्यूज ऐसे बनती हैं। मुल्क के अंदर खुशहाली होगी जब आप हाथ किसी के आगे नहीं फैलाएंगे तो आपकी सिचुएशन कैसे कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। मुल्क की मईशत चल रही हो, मईशत का पहिया चल रहा हो, इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही हो, नौकरियां आप जनरेट कर रहे हो, टैलेंट को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप दुनिया के जो जितने भी शोबे हैं अपनी सर्विसेज दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को पहुंचा रहे हो, तो फिर कोई आपसे ये सवाल नहीं करेगा कि तुमने यूक्रेन जो रशिया का दौरा जो है वो क्यों किया। आज हमें रशिया से तेल खरीदने के लिए मुझे हैरानगी इस बात पे होती है कि तकरीबन 2 माह गुजर गए, लेकिन इसके बावजूद रशिया से हम तेल क्यों नहीं खरीद सके। कौन सा ऐसा खत है जो डाकिया लेकर यहां से चला और इस खत का अभी तक जवाब नहीं आया। और बाज लोगों ने ये कहा कि तेल ऐसे नहीं मिलता, वहां पर जाकर बैठना पड़ता है। अरे भाई, एक बंदे को लगा दो जाकर तेल के हवाले से, कोई हमें पाकिस्तान को कोई दरमियानी रास्ता मिले। और जो इफेक्ट इस वक्त इकोनॉमी के ऊपर पड़ रहा है ये इनके हाथ में है, ये जानबूझकर इसको कंट्रोल नहीं करे, व्यूअर्स याद रखिएगा। और ये एक बार्गेनिंग चिप भी हो सकती है। आप कह सकते हैं कि देखें, हुकूमत गई थी, रशिया एक शख्स गया, उसने दौरा किया और आज खान साहब ने अपनी उस इंटरव्यू में ये बात भी कही कि मैं पाकिस्तान की इदारों को बताकर गया, मैं पाकिस्तान अपने दफ्तर खारजा से मशवरा करके गया। और ये भी याद रखें कि अगर ये बात जिस तरह इसे पोर्ट्रेट किया जाता है कि ये बात गलत है और लोगों ने सवाल किया कि रशिया क्यों गए, आपको याद रखना होगा कि इतने बड़े दौरे इसका बकायदा जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स होती हैं बहुत पहले तय की जाती हैं, किस सतह पे बात होनी है, किन मामलात को जेर गौर लाया जाएगा। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने बरतानिया आना था तो इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, इसके ऊपर दफ्तर खारजा की वर्किंग जो है बहुत पहले शुरू हो जाती है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स मुल्क का सरबराह जो है वो मुंह उठाकर दूसरे मुल्क में चला जाए और अगले दिन वहां पर जंग शुरू हो जाए। ये इतनी आसान बातें नहीं है।
बाकायदा डेलिब्रेशन हुई होगी और ये प्रोटोकॉल्स हैं जिसको फॉलो किया जाता है। अब खान साहब वहां पर जाते हैं और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर ये बयानियां बनाने की कोशिश की गई, आलमी ताकतों ने भी अपने एंकर्स के जरिए सवाल पूछे, जिसमें पियर्स मॉर्गन का भी ये सवाल था कि मॉरली आप कहां पर स्टैंड करते हैं? एक मुल्क दूसरे मुल्क पर जो सॉवरन है हमला करने जा रहा है और आप वहां पर बैठकर वन फाइन मॉर्निंग आप वहां पे पहुंच जाते हैं और फिर उनके साथ मुलाकात शुरू हो जाती है। तो उस पर खान साहब ने कहा कि मुझे जो मेरे पास विंडो थी वो 1 घंटे की थी, सुबह उठते हैं पता चलता है कि रशिया क्या करने जा रहा है। अब ये उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने हमला करना है। ये अब उनका मामला था कि वो यूक्रेन में अपनी जो उनके अपने मामला थे यूक्रेन के साथ, सॉवरेनिटी का मामला, बॉर्डर्स जो वो चाहते थे कि यूरोप के साथ जो है वो ना जाएं, और ये उनकी उस मुल्क का अपना मसला था, इसका पाकिस्तान से लेना देना नहीं था। लेकिन इस मसले को भी पाकिस्तान के साथ थोप दिया गया। भारत ने रशिया से तेल खरीदा, अमेरिका ने कहा कि हम पाबंदियां लगाएंगे। कहां लगी पाबंदियां? सिर्फ इन्होंने मुंह से पाबंदियां लगाई, हकीकत में पाबंदियां नहीं लगी। और फिर हम भारत ने जवाब दिया कि जितना यूरोप पेट्रोल जो है वो जितना भारत ने पेट्रोल 1 महीने के लिए लिया, एक दोपहर में जो यूरोप है वो इतना पेट्रोल इस्तेमाल कर लेता है, पूरे का पूरा यूरोप। तो ये बातें स्टैंड लेने की होती है। इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो फिर आप फैसले कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में आ जाएंगे। मैं बार बार ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि पाकिस्तान की आवाम को पता चल सके कि हम इस वक्त कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। हमारे जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं है कि हम बड़े और तगड़े फैसले कर सकें। और खुसूसन शहबाज शरीफ साहब के होते हुए अगर कोई बड़ा फैसला पाकिस्तान की कौम अगर तवक्को कर रही है तो मेरा ख्याल है कि एक ख्वाब देख रही है, और बहुत जल्दी ये ख्वाब जो है वो एक ड्रोना ख्वाब बनने जा रहा है। आपको भी बताते चलें, वो ये कहते हैं कि मैंने न्यूट्रल्स को बहुत पहले ही बता दिया था कि अगर साजिश होगी तो मुल्क नीचे चला जाएगा। ये देखें, ये बातें बंद कमरों की बातें हैं, अब एक एक करके बाहर आ रही हैं। खान साहब पाकिस्तान के इदारों को बहुत पहले बता चुके थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स जाकर बाकायदा इस पर मीटिंग्स भी कर चुके हैं। उन्होंने शौकत तरीन की शक्ल में बताया कि किस तरह, अब तो उनके बयान भी रिकॉर्ड पर मौजूद है, कोई ये ढकी छुपी बातें नहीं रही। उनको बताया जाता रहा, बार बार बताया जाता रहा कि अगर आपने ये सब कुछ किया तो शायद मुल्क को चलाना नामुमकिन हो जाए, क्योंकि इनके अंदर कैपेसिटी का मसला है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मंजर से मुकम्मल तौर पे गायब है, और दूसरी तरफ नून लीग जिस तरह मुल्क का जो हाल कर रही है, ये ज्यादा देर जो है कंपनी नहीं चलेगी। याद रखिएगा व्यूअर्स। और एक मैं आपको खबर ये भी देता चलूं कि एक खलीज नजर आ रही है। बाज लोग कहते हैं कि शायद ये दिखावे की बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तालिबान से, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको एक खबर भी दी थी कि खलीज पैदा हो रही है। अब जरा ये कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी का सेशन जो है वो कॉल किया जाएगा, और इस मामले को जो पाकिस्तान की फौज, वो ये कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले कि इस मामले को तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हैं इसे आप पार्लियामेंट में लेकर आए। क्यों इसे बाहर से जो है वो देखा जा रहा है? क्योंकि ये मामला कौमी सलामती का मामला है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, तो इस मामले को पार्लियामेंट में उठाया जाए। अब वो खबरें भी आना शुरू होगी कि जो शहबाज शरीफ साहब है ही इज इन अ फिक्स, और उन्हें समझ नहीं आ रही कि उन्होंने अब फैसला जो है वो क्या करना है और किस तरफ जाना है। व्यूअर्स, दूसरी खबर आपको बताते चले, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमरान खान साहब के खिताब से जो इंटरव्यू था उससे जुड़ी हुई थी, और खान साहब की पहली गवाही बाहर की दुनिया से भी आ गई। और कहां से आई? ये वहीं से आई है जहां खान साहब गए थे, और उसके बाद उनकी हुकूमत के खिलाफ जो साजिश है उसे अमली जामा जो है बना दिया गया। रूसी सफीर का इमरान खान हुकूमत से मुतल्लिक बड़ा इंकशाफ, और इंकशाफ क्या है? और ये सफीर साहब जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, डेनियल गणेश, जिन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत गिरने से मुतल्लिक वो ये कहते हैं कि दौरा रूस इमरान खान हुकूमत गिरने की वजह बनी। इमरान खान का मॉस्को में होना और यूक्रेन पर हमला एक इत्तफाक है। अगर इमरान खान को पता होता तो इस दिन कभी ना आते। इमरान खान बुनियादी तौर पर एक ईमानदार आदमी है और वो अपने लोगों की बेहतरी चाहते हैं। देखें, आप बरतानिया में आसिफ अली जरदारी की और नवाज शरीफ की और फिर साथ साथ इमरान खान की तस्वीरों को लेकर बाहर निकल जाएं और आप लोगों से पूछें कि ये तीनों शख्सियात कौन है, आपको हर दूसरा शख्स बताएगा
कि जो पहली तस्वीर है वो इमरान खान की है और दूसरी और तीसरी के बारे में किसी को मालूम नहीं होगा कि ये शख्सियत कौन है। दुनिया के अंदर इमरान खान की जो करिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, इमरान खान के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है, वो झलकता है। और इसकी बुनियादी वजह दुनिया की बड़ी बड़ी जो एजेंसीज हैं, बड़े बड़े जो स्पाई जो एजेंसीज दुनिया के हुक्मरानों के हवाले से इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं, उनकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि इमरान खान के मुल्क से बाहर कितने असासे हैं, कितने बैंक बैलेंस हैं, कितना पैसा बाहर भेजा। और जवाब आता है कि जनाब इमरान खान का जो कुछ भी है वो पाकिस्तान के अंदर है। कितने करप्शन के केसेस हैं, जवाब आता है कि जनाब करप्शन के केसेस इनके खिलाफ नहीं है, बल्कि ये आवाज उठाते हैं उन तमाम कुव्वतों के खिलाफ जिन्होंने मुल्क को 30 बरस तक लूटा। और जब दूसरी शख्सियात की बात की जाती है तो वो लोग भी समझते हैं, क्योंकि उनके पास ये सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। जब आप किसी से मिलते हैं, और खान साहब ने ये बहुत बात पहले कही थी, लेकिन ये प्रोटोकॉल्स हैं जिसका जिक्र वो बड़ी सादगी से दुनिया के सामने कर देते हैं कि जब कोई शख्स आपको मिलने आता है और आप मुल्क के वजीर आजम हो तो बाकायदा पहले से ब्रीफ कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मामला किसी शख्स की जहानत का नहीं होता, आपके पूरे मुल्क के वकार का होता है। जो शख्स आपके सामने बैठा हुआ है, आप उस मुल्क की, यानी पाकिस्तान अगर का जो सरबराह अगर किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो 22 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो उस नुमाइंदगी का ये तकाजा होता है कि जो शख्स सामने बैठा हो आपको पता हो, और अगर आपसे कोई बात करे तो आपको ये भी मालूम हो कि आपने इसका क्या जवाब देना है। रिपोर्ट्स दे दी जाती हैं, और खान साहब के हवाले से भी रिपोर्ट्स दे दी गई। अब यही बात ये सफीर साहब कह रहे हैं कि एक ईमानदार आदमी, उन्हें भी मालूम है कि खान साहब के खिलाफ कोई करप्शन के केसेस नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी पाकिस्तान की हुकूमत से डील करना है। जब हम नाइजीरिया की बात करते हैं, जब हम किसी भी ऐसे मुल्क की बात करते हैं जहां की हुकूमत के बारे में या हम मुतासर होकर वहां पे करप्शन है, तो फिर आपको डील भी वैसे ही करना पड़ता है। जितनी करप्शन नाइजीरिया में तेल के जखायर, लेकिन तरक्की नहीं कर सका, वजह करप्ट हुकूमत, और वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। श्रीलंका तरक्की नहीं कर सका, वजह एक खानदान की हुकूमत। और इनकलाब हमेशा उस सूरत में आता है जब लोग संजीदा हों और बड़े फैसले किए जाएं। पाकिस्तान के अंदर इस गवाही का आना और बाहर से गवाही का आना ये किसी इनकलाब से कम नहीं है व्यूअर्स, क्योंकि पहली दफा किसी सरबराह मुमलिकत जो एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है उसकी गवाही, उसकी ईमानदारी की गवाही जो है वो बाहर से आ रही है। ये भी कहते हैं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बीमारी में मुब्तला होने से मुतालिक सवाल पर डेमिन गणेश ने कहा कि सदर पुतिन खैरियत से हैं और अपने काम जारी रखे हुए हैं, और मगरबी मीडिया की रूस के हवाले से खबरों पर कभी यकीन नहीं करता। और उन्होंने मजीद भी कुछ बातें कही, और लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि सस्ता तेल खरीदने के लिए पाकिस्तान की जानिब से कोई सरकारी खत मौसूल नहीं हुआ। रूस पर पाबंदियां पाकिस्तान से तजारती ताल्लुकात को मुतासिर कर सकती हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान हुकूमत राब्ता करेगी तो हम सस्ता तेल फराहम करेंगे, और साबिक वज़ीर आज़म के दौरे रूस में तेल की तजारत पर बात हुई थी। अब आपको इससे ज्यादा गारंटी क्या चाहिए? अब यहाँ पर आपने मुल्क जो है ये आप घर नहीं चला रहे किसी का, ये मरीम नवाज का घर नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम का घर है। ये जाती उमरा नहीं है, ये बिलावल हाउस नहीं है, ये सरे महल नहीं है, ये एवनफील्ड पैलेस नहीं है, या ये फिर स्टैंड अप हाउस नहीं है जहां पे नवाज शरीफ साहब एक सेक्रेटरीट बनाकर बैठे। ये पाकिस्तान की आवाम का मुल्क है, ये पाकिस्तानियों का मुल्क है जिसको चलाने की बात हम कर रहे हैं। अब ये गवाहियां बाहर से आ रही हैं कि रूस का अगर सफीर ये कहता है कि तेल के हवाले से बात हुई थी तो फिर बात हुई थी। अब आप ये कहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटरनेशनली भी लोगों को करप्ट करना शुरू कर दिया, अपने लोगों को, यानी वहां पर भी कोई तहरीक इंसाफ का डाई हार्ड किस्म का वर्कर बैठा हुआ है या सपोर्टर बैठा हुआ है जो फॉलो कर रहा है तहरीक इंसाफ को, इमरान खान का फैन है, तो इसलिए उसने बात कर दी। ऐसा नहीं होता। अभी सफीर साहब कह रहे हैं कि तेल की बात हुई थी जिसे मफ्ता इस्माइल साहब मानते नहीं थे, नून लीग की हुकूमत मानती नहीं थी, कोई खत नहीं गया। अब झूठ पकड़ा गया इस हुकूमत का कि इन्होंने कोई खत नहीं लिखा। और व्यूअर्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ वजह जो है वो अमेरिका बहादुर है, जो बुनियादी वजह बनी और जिसकी वजह से ये तेल जो है शायद हमारे नसीब में ना हो कि रूसी तेल जो है पाकिस्तान के बतौर ईंधन जो है इस्तेमाल कर सके। आपको बताने चले, पाकिस्तान के अंदर पंजाब की सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। बजट आ रहा है, देखते हैं पास होता है कि नहीं होता। वज़ीर खजाना तो नहीं आया लेकिन बजट आ गया, और इंतकामी कार्रवाइयां पंजाब में भी शुरू हो गई हैं। मोनस इलाही साहब
उनके खिलाफ FIA, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम हैं, हुंडी के जरिए पैसा उन्हें बाहर भेजा। यहाँ पर उनकी कोई लंदन में जायदादें भी है, लंदन से बाहर एक जगह है, और इस हवाले से अब इंक्वायरी की जा रही है। खुदारा अदारों को अपने इंतकाम के लिए मत इस्तेमाल करें। और ये भी याद रखिएगा कि FIA और बाकी जितने भी केसेस बने हैं सलमान शहबाज के हवाले से, बाकी लोगों के हवाले से, इसका भी खुदारा कुछ करें। FIA को कहें कि इनके इंटरपोल से वारंट जो है, रेड वारंट जारी करवाए जाएं कि हमने सलमान शहबाज को वापस लेकर जाना है। किस बात की देरी है? और वज़ीर आज़म साहब बहुत सादिक और अमीन बनने का जैसा दावा करते हैं, अपने बेटे को कहें कि मुल्क वापस आए और फिर सादिक और अमीन बन सके। पाकिस्तानी कौम ऐसे लीडरों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अब वक्त आ गया है कि मुल्क के अंदर एक इनकलाब आए जो इन तमाम लुटेरों को, माफियास को बहा कर ले जाए। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।